हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्नोट थ्योरम के बारे में। देखिए, कार्नोट थ्योरम की बात करें तो इसके दो पार्ट्स हैं। बात करते हैं कार्नोट्स फर्स्ट थ्योरम के बारे में। देखिए, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन सेम टेम्परेचर लिमिट्स में ऑपरेट करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी सेम होती है, क्योंकि रिवर्सिबल वर्क करने वाली किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं और उसमें जो ऑपरेशन के लिए सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। इसी वजह से सेम टेम्परेचर लिमिट्स पर ऑपरेट करने वाले रिवर्सिबल हीट इंजन्स की एफिशिएंसी सेम होती हैं। फिर बात करते हैं कार्नोट्स सेकंड थ्योरम की। तो इसके अकॉर्डिंग सोर्स और सिंक के सेम टेम्परेचर रेंज के बीच में वर्क करने वाले सारे हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कभी भी रिवर्सिबल इंजन या कार्नोट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती। अब इन दोनों थ्योरम्स को हम प्रूव करेंगे। बात करते हैं कार्नोट फर्स्ट थ्योरम के प्रूफ की। तो देखिए, इसमें हम दो रिवर्सिबल इंजन ER और ER' को सपोज कर रहे हैं जो कि सेम सोर्स और सिंक के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं। अब कार्नोट फर्स्ट थ्योरम की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग सेम टेम्परेचर लिमिट्स पर ऑपरेट करने वाले रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी सेम होती हैं। तो इस फर्स्ट थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम इस थ्योरम का रिवर्स अज्यूम करेंगे। मींस हम अज्यूम करेंगे कि ER इंजन की जो एफिशिएंसी है वो ER' से कम है। मींस ईटा ER की वैल्यू ईटा ER' से कम है। तो इस तरह से हम इस थ्योरम का रिवर्स एज्यूमशन ले रहे हैं। अब देखिए, ये हो गया सोर्स, ये हो गया सिंक। अब इंजन ER की बात करें तो ये सोर्स से Q2 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और W वर्क कर रहा है और Q2 माइनस W जितनी हीट सिंक को दे रहा है। इसी तरह से ER' इंजन Q2 हीट सोर्स से एब्जॉर्ब कर रहा है और W1 वर्क कर रहा है और वर्क करने के बाद जो रिमेनिंग हीट है वो सिंक को दे रहा है। इसकी वैल्यू हो जाएगी Q2 माइनस W1। अब यहाँ पर दोनों इंजन को कंपेयर करें तो W की वैल्यू W' से कम होती है। मींस हमने ये एज्यूम किया है कि ER' ज्यादा एफिशिएंट है। अब इसके बाद हम इन दोनों इंजन को एक दूसरे के साथ कपल कर देंगे और एक कंपोजिट इंजन बनाएंगे। अब इस कंपोजिट इंजन में ER' इंजन डायरेक्ट मैनर में ऑपरेट कर रहा है। मींस वो सोर्स से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और सिंक को हीट रिलीज कर रहा है। इसी तरह से इंजन ER की बात करें तो ये रिवर्स मैनर में वर्क कर रहा है। मींस ये सिंक से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और सोर्स को हीट रिलीज कर रहा है। या हम कह सकते हैं ER इंजन जो है वो रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क कर रहा है। देखिए, रेफ्रिजरेटर की बात करें तो हमेशा वो रिवर्स मैनर में ही वर्क करता है। मींस वो सिंक से हीट लेके सोर्स को देता है। अब इस कपल इंजन में किसी भी तरह का एक्सटर्नल सोर्स नहीं है या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब इस सारे प्रोसेस में सोर्स से कितनी हीट ट्रांसफर हुई तो यहाँ पर Q2 है और यहाँ पर Q2 है। तो इसकी वैल्यू Q2 माइनस Q2 0 के इक्वल हो जाएगी। अब वर्क प्रोड्यूस की बात करें तो उसकी वैल्यू W' माइनस W हो जाएगी और सिंक को कितनी हीट ट्रांसफर हुई तो उसके लिए हम Q1 से Q1' माइनस करेंगे। Q1 की वैल्यू ये हो जाएगी और Q1' की वैल्यू ये हो जाएगी। फिर यहाँ से Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा और पीछे रह जाएगा W' माइनस W। अब इक्वेशन 1 को देखें तो सिस्टम जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो रही है और ये इक्वेशन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट है। या हम कह सकते हैं अगर एक इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा है तो वो वर्क ज्यादा करेगा और दूसरा इंजन लेस एफिशिएंट है तो वो वर्क कम करेगा। तो इस कंपोजिट सिस्टम में जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो कहाँ से हो रही है? सिंक से हो रही है, क्योंकि सोर्स की हीट में किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जितना भी वर्क हो रहा है वो लोअर टेम्परेचर पर हो रहा है और इस प्रोसेस में किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा है। तो अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हीट को लोअर से हायर टेम्परेचर की तरफ बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉइंट भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट है। तो इस तरह से जो हमने एज्यूम किया था कि
ER से मोर एफिशिएंट है। तो ये हमारा एज्यूम्शन रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में वर्क करने वाले रिवर्सिबल इंजन्स की एफिशिएंसी सेम होती है। अब बात करते हैं कार्नोट सेकंड थ्योरम के प्रूफ के बारे में। तो देखिए, सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग सेम टेम्परेचर लिमिट्स पर इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी कभी भी रिवर्सिबल इंजन या कार्नोट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसका रिवर्स एज्यूम्शन करेंगे। मीन्स हम ये एज्यूम करेंगे कि इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा होती है। तो इस प्रूफ में भी हम दो इंजन को कपल करेंगे, एक रहेगा रिवर्सिबल और एक रहेगा इरिवर्सिबल। यहाँ पर जो रिवर्सिबल इंजन है वो रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क करेगा। तो जिस तरह से हमने फर्स्ट थ्योरम को प्रूव किया था उसी तरह से हम इसको भी अगर प्रूव करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हीट एब्जॉर्ब वर्क के इक्वल होती है। तो ये भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर जब कंपोजिट इंजन वर्क करते हैं तो उस केस में हीट लोअर टेम्परेचर से विड्रॉ होती है और वर्क में कन्वर्ट होती है, या हम कह सकते हैं जो हीट है वो सिंक से विड्रॉ होती है और वर्क में कन्वर्ट होती है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हीट लोअर से हायर टेम्परेचर की तरफ बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो इस तरह से हमने जो एज्यूम्शन लिया था जिसमें इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा होती है वो रॉन्ग होता है। और इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि दो सेम हीट रिजर्वायर्स के बीच में ऑपरेट करने वाले इंजन की जो एफिशिएंसी है वो रिवर्सिबल इंजन से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन उसके इक्वल या कम हो सकती है।